आईसीसी की लेटेस्ट टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में ना दोस्तों दो इंडियन स्टारवॉर्ड्स को लगी है ठीक ठाक किस्म की डज। दो तीन का जिसे कहते हैं परफॉर्मेंसेज हैं तो उनकी रैंकिंग्स भी ऊपर हुई हैं। इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट मैच के बाद अभी ये चूँकि रैंकिंग्स आई हैं तो इसमें सबसे जो बड़ी डज है ना वो लगी है रोहित शर्मा को और विराट कोहली को। सर रोहित शर्मा आ गए हैं नंबर 10 के ऊपर, वो 5 पोजीशंस नीचे गिरे हैं। फ्रॉम नंबर 5 वो गिरे जाकर नंबर 10 के ऊपर। विराट कोहली का उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। विराट कोहली आ गए हैं नंबर 12 के ऊपर, यानी कि वो टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। सही है, बस वो बात वही है कि ये दिन भी देखने थे। नंबर 12 के ऊपर वो आ गए हैं और उनकी वो भी 5 पोजीशंस गिरे हैं। वो नंबर 7 के ऊपर थे, नंबर 7 से वो गिरे हैं नंबर 12 के ऊपर। रोहित शर्मा नंबर 5 से नंबर 10 के ऊपर। जो अपग्रेडेशन हुई है या जो बेहतरी आई है वो जायसवाल की है, वो फर्स्ट टाइम टॉप 5 में आ गए हैं, वो 5वीं पोजीशन के ऊपर हैं बैटर्स में। ऋषभ पंत वो नंबर 6 के ऊपर आ गए हैं। शुभमन गिल वो नंबर 14 के ऊपर आ गया, उन्होंने 5 पोजीशंस का जिसे कहते हैं जंप लिया है। जायसवाल ने 1 पोजीशन का जंप लिया है। शुभमन गिल ने 100 किया था बांग्लादेश के अगेंस्ट सेकंड इनिंग्स में, इट वाज अ ब्रिलियंट 100। ऋषभ पंत उसने 100 किया, अनदर ब्रिलियंट 100 जिसको कहते हैं। जायसवाल तो वैसे ही आपको पता है बड़ा अच्छा वो चल रहा है और 50 उसने की थी, दो के वो सेकंड इनिंग्स में कुछ नहीं कर पाया था। पहली इनिंग्स में वो ठीक जा रहा था लेकिन बस वो एक गेंद उसके ऊपर चढ़ गई और उसका एज लग गया। मेजर कंसर्न रोहित और विराट की फॉर्म का है, क्योंकि वो दोनों जो हैं उनकी ऑब्वियसली इन तीनों की निस्बत फ़ैन क्लब बहुत ज़्यादा है। इन तीनों का अगर मिलाया जाए तो भी वो मेरा ख्याल है कि उन दो के फ़ैन क्लब का मुकाबला नहीं करता। जो साफ सी बात है, रोहित का और विराट का तो बहुत, वो तो तूती बोलता है ना उनका इंडिया की क्रिकेट में। तो वो जब फैंस देखते हैं कि ओ भैया ये क्या चल रहा है, टेस्ट बैटिंग में भी आप नीचे आते जा रहे हैं रैंकिंग्स में। दो के रैंकिंग्स ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक आपका बता देती हैं, लेकिन अब ये रैंकिंग्स अगर आप देखें वो आपको ये तो कभी भी नहीं बता सकती कि ये दोनों कितने बड़े या जेन्युइन मैच विनर्स हैं। वो तो आपको इनका गेम देखकर, इनके मैचेस देखकर, इनकी बैटिंग देखकर ही पता चलता है। मैच के एंड के ऊपर जो रिजल्ट आता है वो आपको बताता है कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली कितने बड़े बैटर हैं। वो फिर जारी बात है, अभी चूँकि परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। अब आप रोहित शर्मा की दोनों इनिंग्स के डिसमिसल देख लें, विराट कोहली के दोनों इनिंग्स के डिसमिसल देख लें, तो आप एक दफ़ा तो सर खो जाते हैं कि भैया ये चल क्या रहा है। मतलब रोहित शर्मा को पहली इनिंग में हसन आउट करते हैं, दूसरी इनिंग में तस्कीन आउट करते हैं और दोनों ही जो डिलीवरीज थी वो ऑलमोस्ट डिटो कॉपी थी एक दूसरे के। डिफरेंस सिर्फ था लेंथ ऑफ द बॉल में, लाइन एक ही तरह की। रोहित का दोनों गेंदों को जो काउंटर करने का जिसे कहते हैं टेक्निक थी वो भी सेम थी। दोनों मरतबा रोहित का एज लगा, दोनों मरतबा रोहित स्लिप में आउट हुए हैं। तस्कीन ने जो थोड़ा सा जिसे कहते हैं बॉल की जो लेंथ है वो ज़रा पीछे रखी थी, बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं, मतलब इतना डिफरेंस होगा मैप के ऊपर आपको इतना से डिफरेंस नज़र आएगा, ज़्यादा नहीं। हसन ने तो उससे थोड़ा सा आगे रखी थी। रोहित दोनों बार एज देकर स्लिप्स में आउट हुए। विराट कोहली वो पहली इनिंग में हसन के हाथों आउट हुए जब वो माशाल्लाह से 9वीं स्टंप के ऊपर जाकर ड्राइव खेलने की कोशिश कर रहे थे। तो वो मैंने तो उसके ऊपर लिखा भी था, मैंने कहा कोहली भैया ने ये काम किया कि पैर उन्होंने इंडिया में ही रखे हैं लेकिन अपना जो बल्ला है ना वो ले गए वो अंटार्कटिका में ड्राइव खेलने। तो इतना वो दूर था उनसे गेंद, तो वो अगर वो बड़े आराम से छोड़ा जा सकता था। गेंद के 9वीं विकेट के ऊपर जाकर ड्राइव खेलने की कोशिश की है, 9th विकेट के ऊपर। अब आप सोच लें कि बॉडी, पैर, सर, इनसे कितना दूर जाकर विराट ने खेलने की कोशिश की थी और इवेंचुअली वो एज लगा, कॉट भी एंड हो गए। दूसरी इनिंग में विराट का इनसाइड एज हुआ, वो पता ही नहीं लगा किसी को, था तो वो हल्का सा एज लेकिन एज था। LBW हो गया मेहदी की गेंद के ऊपर। वो जब एक्शन रिप्ले देखा तो वो बेचारे सारों के चौकट्ठे खुल गए। रोहित का तो बस नहीं चल रहा था, वो गालम गलूच शुरू कर देता, वो ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ वो तो सही तपा हुआ था कि ये क्या हुआ है। लेकिन अब वो चूँकि विराट कोहली का डिसीजन था, रिव्यू भी उन्होंने नहीं लिया, विराट कोहली ने रिव्यू भी नहीं लिया, क्योंकि विराट कोहली को वो जो फेंटेस्ट ऑफ इनसाइड आइज था वो फील नहीं हुआ। तो जब बैट्समैन को नहीं फील हुआ तो अंपायर और जो साइड जिसे कहते हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे गिल खड़ा था उस बेचारे को कहाँ से फील होना था। तो विराट कोहली का तो ये चक्कर हुआ। बट खैर अच्छी न्यूज़ ये है कि चलो बाकी जो हैं टीम के वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद बेहतर करें, मज़ीद अच्छा खेलने की कोशिश करें। जैसे ऋषभ पंत ने कहा था कि लंच पे हमारे पास 1 ही घंटा था लंच के बाद, क्योंकि
रोहित ने बता दिया था कि हम जिसे कहते हैं डिक्लेयर करने वाले हैं, 1 घंटा है, जिसने जो करना है कर लो। तो फिर वो ऋषभ पंत ने मार धाड़ शुरू की थी, उसने कहा चलो चांस लेते हैं, 1 घंटे में शायद कुछ बन जाए। तो वो उसका बन गया, उसकी सेंचुरी निकल आई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 85 के स्ट्राइक रेट से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। गिल का भी ठीक था, जसवाल तो वैसे ही बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म में है, दो के सेकंड इनिंग्स में उसको बेहतर करना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सका। रविचंद्रन अश्विन की भी जिसे कहते हैं वो ऊपर आए हैं बैटिंग रैंकिंग्स में, लेकिन चूंकि वो प्रॉपर बैटर तो है नहीं, तो वो तो मेरा ख्याल है 72 नंबर के ऊपर हैं। जडेजा कोई मेरा ख्याल है 30s के किसी नंबर के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी 80 ऑड प्लस किया था, 86 किया है शायद पहली इनिंग्स में अगेंस्ट बांग्लादेश। तो ओवरऑल टीम इंडिया का जो कलेक्टिव एफर्ट है ना वो ठीक जा रहा है। ये इंडिविजुअल एफर्ट्स का तो मैं कभी इतना खास कोई कायल रहा भी नहीं हूँ, क्योंकि टीम जीतती है, टीम तो वो एक कलेक्टिव एफर्ट होती है। और अगर आप कलेक्टिवली टीम इंडिया को देखें तो ठीक है कि रोहित की पोजीशन नीचे गिरी है, विराट की नीचे गिरी है, लेकिन ओवरऑल उन्होंने पहले टेस्ट मैच में अच्छी क्रिकेट खेली, वो जीत गए। उसमें उनकी बैटिंग भी जिसे कहते हैं उसने भी परफॉर्म किया, ठीक है, 2 नहीं चल सके, वो ऋषभ खड़ा हो गया, गिल खड़ा हो गया, अश्विन खड़े हो गए, जडेजा खड़े हो गए, तो वो एक कलेक्टिव एफर्ट आपको बैटिंग में भी नज़र आती है। फिर उसके बाद आप बॉलिंग में देख लें, पहली इनिंग्स में बुमराह, सिराज, आकाशदीप 8 विकेटें ये ले गए, 2 विकेटें जडेजा ले गए। सेकंड इनिंग्स में 6 विकेटें सिर्फ रविचंद्रन अश्विन ले गए। तो आपको साफ नज़र आता है कि यार ये जो एक कलेक्टिव एफर्ट है ना उसकी वजह से टीम इंडिया जीत रही है। और मेजरली आपने टेस्ट मैच जीतना है तो टेस्ट मैच तो आपको आपकी बॉलिंग ही जिताती है, पीरियड। टेस्ट मैच आपको बैटिंग नहीं जितवाती, टेस्ट मैच आपको हमेशा आपकी बॉलिंग जितवाती है। इनफैक्ट अगर आप तीनों फॉर्मेट्स का देखें ना तो आपको आपकी बॉलिंग ही जितवाती है। आप जो तगड़ी किस्म की बॉलिंग करते हैं वो आपको जितवा जाती है। T20s में चलो आप कह लो कि थोड़ा बहुत अब बैटर्स का भी अमल दखल होता है, लेकिन वो चूँकि फॉर्मेट ही ऐसा है इस वजह से उसकी तो समझ आती है। लेकिन दो लॉन्गर वर्जन है ना गेम के सर, वो तो बॉलर्स आप देख लेना। बॉलिंग आप इंडिया की पहले टेस्ट मैच में चेक कर लें, इससे पीछे चले जाएं, इंग्लैंड की जो सीरीज़ थी 5 टेस्ट मैचेस की, उसमें आप इंडियन बॉलिंग को देख लें तो आपको साफ पता चल जाता है कि यार बॉलिंग जो है ना वो डोमिनेट करती है, वो नज़र भी आती है। और अगर बॉलिंग के साथ आपकी थोड़ी बहुत बैटिंग जो है वो रीज़नेबल भी अगर आप कर लें ना तो टेस्ट मैच के अंदर आप अपने पैर जमाने में कामयाब हो जाते हैं। इसी के कॉन्ट्ररी यानी कि ऑपोजिट इसके अगर हम पाकिस्तान की क्रिकेट में इस टाइम देखें ना तो यहाँ पर आपको नज़र आता है कि बॉलिंग कुछ नहीं कर पा रही और उसका भी प्रेशर है, बैटिंग भी जिसे कहते हैं ठोस पड़ी हुई है, तो वो डबल प्रेशर क्रिएट हो गया है। तो इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ये आप टीम इंडिया से सीखें, टीम अफ़गानिस्तान से सीखें, जिससे भी सीखना है आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने ना जो शर्ट के सामने जो लिखा होता है ना उसके लिए खेलना होता है, ना कि शर्ट के जो पीछे लिखा होता है नाम और नंबर, उसके लिए नहीं आप खेलते हैं। आप जो शर्ट के सामने लिखा होता है ना, जो लोगो बना होता है आपके इधर चेस्ट के ऊपर, आप उसके लिए खेलते हैं। और जब आप उसके लिए खेलते हैं तो फिर आप कलेक्टिवली खेलते हैं, और जब आप कलेक्टिवली खेलते हैं तो फिर आपके जीतने के जो चांसेस होते हैं ना मैच, वो बढ़ जाते हैं। बस सिंपल इज़ दैट। कोई नहीं, वापस आ जाएंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, बस बल्ला चलने की देर है। हाँ, बल्ला चल गया तो फिर काम आसान हो जाएगा मोस्ट प्रॉबेबली। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।